चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इंडिया, भूटान एंड नेपाल आर endowed by huge hydropower potentials and their story of economic cooperation in South Asia is infused by successes and failures both। ठीक है, क्या इसका मीनिंग आ रहा है? देखो, इंडिया, भूटान और नेपाल, ये तीन देश जो है, इंडिया, भूटान और नेपाल, इन तीन देशों के बारे में बताया जा रहा है कि ये क्या है, ये इंडोड बाय ह्यूज हाइड्रो पावर पोटेंशियल, की इनके अंदर जो है, इनके अंदर प्रेजेंट है। इंडो करने का मतलब होता है इंडो मीन्स प्रोवाइड, ठीक है, इंडो मीन्स प्रोवाइडेड और इंडोड मीन्स प्रोवाइडेड, इंडो मीन्स प्रोवाइड, है ना। या फिर आप बोल सकते हो कि इनके पास जो है, इनके पास इस चीज की उपलब्धता है। क्या क्या उपलब्ध है? ह्यूज हाइड्रो पावर पोटेंशियल्स, है ना, हाइड्रो पावर प्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी है वो इन तीन देशों के पास में है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है ना। एंड देयर स्टोरी ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन, की उनकी जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन की उनकी जो स्टोरी है या उनकी जो ये कहानी है साउथ एशिया में, इज इन्फ्यूज्ड बाय सक्सेसेस एंड फेलियर, की ये भरी हुई है, ठीक है। इनकी जो स्टोरी है वो इन्फ्यूज्ड है। इन्फ्यूज का मतलब होता है फिल्ड अप है या फिल्ड है, भरी हुई है किस चीज से, या परिपूर्ण है किससे? सक्सेसेस और फेलियर से, सफलता और असफलता दोनों से ही इनकी जो कहानी है या इनका, इन देशों का जो इतिहास है वो उससे भरा हुआ है, ठीक। ये इसका मीनिंग आ गया। अब देखते हैं कहां पर क्या एरर है दोस्तों। अब देखो, इंडिया, भूटान एंड नेपाल, तीन देशों की बात हो रही है, मतलब ये तीनों आपका मिलकर प्लूरल सब्जेक्ट बनाता है, ठीक है ना। अब प्लूरल सब्जेक्ट बनाएगा तो वर्ब कैसा होने वाला है? प्लूरल वर्ब, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, इंडोड बाय। अब मैं आपको बता दूं कि इंडोड जो वर्ड है, इसके बाद आपका एक फिक्स प्रीपोजिशन आता है जो कि होता है विथ। क्या होता है दोस्तों? विथ। इंडो के साथ विथ होता है ना। प्रोवाइडेड के साथ बाय हम लगा सकते हैं, ठीक है, प्रोवाइडेड के साथ बाय लगा सकते हैं, लेकिन इंडो जो वर्ड है उसके साथ हमेशा विथ प्रीपोजिशन, जो कि आपका एक फिक्स प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। क्या है ये? आपका फिक्स प्रीपोजिशन है। तो यहां पर बाय आपका रॉन्ग हो जाएगा और इसके बदले विथ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपका हो गया कि इंडोड विथ ह्यूज हाइड्रो पावर पोटेंशियल्स, और क्या, इनकी जो स्टोरी है, देयर स्टोरी ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो स्टोरी है कहां पर? इन साउथ एशिया, इज इन्फ्यूज्ड बाय। तो ये भी आपका रॉन्ग। इन्फ्यूज्ड जो है इसके बाद भी फिक्स विथ जो है प्रीपोजिशन आता है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इज इन्फ्यूज्ड विथ सक्सेसेस एंड फेलियर्स। मतलब ये पर्टिकुलर हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीपोजिशन बेस्ड एरर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। प्रीपोजिशन बेस्ड एरर का ये पर्टिकुलर आपका क्वेश्चन है। दोनों एरर आपके गलत प्रीपोजिशन के हैं, दोनों जगह आपके विथ आने वाला है, इन्फ्यूज्ड के साथ विथ आने वाला है और इंडोड जो है उसके साथ विथ आने वाला है। इसका मतलब आंसर हमारा ए और सी वाले जो दो ऑप्शंस है वो हमारे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। 28 वाला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं, पढ़ेंगे पहले एक बार। द ईयर 2019 हैज बीन अ momentary one for India as the Indian economy has been in the grip of a worrying slowdown, one which policy makers are slow to acknowledge। क्या इसका मीनिंग है? देखो एक बार और आप लोग भी पढ़ो इसको, है ना, इसको समझने की कोशिश हम करते हैं। द ईयर 2019 हैज बीन अ मोमेंट्री वन, कि ये जो वर्ष था 2019 ये किस तरह का था? एक मोमेंट्री वन था, एक यादगार पल था, महत्वपूर्ण था, इस तरह की यहाँ पर कुछ ना कुछ बात हो रही है, ठीक है। वन फॉर इंडिया, मोमेंट्री वन था, ठीक है, किसके लिए? फॉर इंडिया, भारत के लिए। क्यों? क्योंकि एज जो है वो उसका मतलब निकल कर आ रहा है, क्योंकि द इंडियन इकोनॉमी हैज बीन इन ग्रिप ऑफ अ वरिंग स्लो डाउन, कि ये जो
भारतीय जो इकोनॉमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, वो क्या हो चुकी थी, वो इन अ ग्रिप बिल्कुल आपका एक फ्रेज होता है, इन अ ग्रिप ऑफ वरिंग स्लो डाउन, ये पूरा का पूरा आपका एक फ्रेज होता है और इसका मतलब है कि जो मंदी है उसकी चपेट में, ठीक है, कि 2019 में जो है हमारा देश, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो मंदी की चपेट में आ चुकी थी, इस तरह की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, आगे वन विच पॉलिसी मेकर्स आर स्लो टू एक्नॉलेज, कि ये वन हम किसकी बात कर रहे हैं, ये वन किसके लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, ये वन रिप्रेजेंट हो रहा है स्लो डाउन के लिए, है ना, उस स्लो डाउन की हम बात कर रहे हैं जो कि जिसको कि पॉलिसी मेकर्स जो है उन्होंने क्या नहीं किया, उन्होंने उसको पहचानने में देर उन्होंने कर दी, इस तरह से यहाँ पर मीनिंग आ रहा है। ठीक, चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो देखो, द ईयर 2019 हैज बीन अ मोमेंटरी वन। तो दोस्तों हैज बीन मतलब आपका ये जो सेंटेंस है ये परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है ना, किसका सेंटेंस है, परफेक्ट टेंस का आपका ये पर्टिकुलर सेंटेंस है। देखो हैज, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है यहाँ पर बीन, तो परफेक्ट टेंस में हमारा पूरा सेंटेंस चलने वाला है। ठीक है, कि ये 2019 जो है ये क्या एक तरह से एक बहुत ही मोमेंट्री वन बन चुका है। ठीक है, मोमेंट्री, अच्छा मोमेंट्री का मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, इसके अंदर भी हमारा एरर निकल कर आ गया दोस्तों, क्योंकि दो वर्ड होते हैं देखो सेम साउंड वाले। एक तो वर्ड जो आपके सामने लिखा है मोमेंटरी, क्या लिखा है, मोमेंटरी, और मोमेंटरी का यहाँ मतलब होता है एकदम टेम्परेरी, क्या होता है, टेम्परेरी, जो केवल थोड़े समय के लिए हो उसको बोलते हैं मोमेंट्री। और एक वर्ड होता है दोस्तों मोमेंटस। अच्छा, ये भी आपका एडजेक्टिव है, और ये जो दूसरा वर्ड हम लिखने जा रहे हैं ये भी हमारा एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है मोमेंटस, TOUS, और इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका, इंपॉर्टेंट, हिंदी में हम बोल सकते हैं यादगार। ठीक है, इस तरीके से कि यादगार जो होता है उसको हम बोलते हैं मोमेंटस। तो यहाँ पर क्या माना गया है, महत्वपूर्ण के सेंस से भी हम लोग ले सकते हैं। तो इसका मतलब मीनिंग के हिसाब से देखो ईयर 2019 हैज बीन, मोमेंट्री नहीं होने वाला है, क्या हो जाएगा राइट आंसर, मोमेंटस, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि हैज बीन अ मोमेंटस वन, किसके लिए, देखो एडजेक्टिव, उसके बाद ये आपका नाउन, किसके लिए, फॉर इंडिया के लिए। क्यों, एज द इंडियन इकोनॉमी हैज बीन, देखो पूरा सेंटेंस हमारा परफेक्ट टेंस में है कि इंडियन इकोनॉमी हैज बीन जो है वो ग्रिप में या जकड़ में आ गई, किसके, स्लो डाउन के। ठीक है, एक चिंता करने वाले स्लो डाउन के। आगे देखो नया सेंटेंस, वन विच पॉलिसी मेकर्स आर स्लो टू इकोनॉमी टू एक्नॉलेज। अब देखो दोस्तों पूरा का पूरा हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है, और यहां पर देखो आर लगा है, तो ये भी हमारा पूरा किस टेंस में होने वाला है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में होने वाला है। तो ये पॉलिसी मेकर, क्योंकि यहां पर प्लूरल नाउन है, तो ये हो जाएगा हैव, क्या हो जाएगा, हैव बीन, क्या हो जाएगा, हैव बीन स्लो टू एक्नॉलेज, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक एरर आपका आ गया टेंस का, जिसमें पूरा अगर एक सेंटेंस यूनिफॉर्मिटी ऑफ जो टेंस है, मतलब एक अगर आपके या दो आपके सेंटेंस पूरा प्रेजेंट एक पर्टिकुलर टेंस में है, परफेक्ट टेंस में है, तो बाकी का जो पार्ट है वो भी आपका उसी टेंस में रहने वाला है। तो एक एरर तो हमारा ये निकल कर आया, ठीक, और दूसरा जो है आपका वर्ड का एरर है। ठीक है, वर्ड का एरर है, मोमेंट्री के बदले मोमेंटस यहां पर आने वाला है। ठीक, तो एरर हमारा किस किस में है, ए वाले में और डी वाले में। ए और डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका 29 नंबर का जो क्वेश्चन है पढ़ते हैं। एज 65% ऑफ चिल्ड्रन एंटरिंग प्राइमरी स्कूल टुडे अल्टीमेटली एंड अप टू वर्क इन कंप्लीटली न्यू जॉब्स दैट डोंट एग्जिस्ट। ठीक है, आगे, इट इज इंपॉर्टेंट टू एम्बाइब इनटू अ कल्चर ऑफ
knowledge seeking and lifelong learning during the formative years। क्या इसमें बताया जा रहा है दोस्तों? इसमें बताया जा रहा है कि as 65% ऑफ चिल्ड्रन एंटरिंग प्राइमरी स्कूल, कि 65% जो बच्चे जो कि प्राइमरी स्कूल में एंटर करेंगे, ठीक है, आज जो बच्चे 65% जो बच्चे हैं प्राइमरी स्कूल में जो एंटर करेंगे, अल्टीमेटली वो किस रूप में एंड अप होने वाले हैं? वो एंड अप होने वाले हैं टू वर्क इन कंप्लीटली न्यू जॉब, कि जब वो अपना 12th पास करके निकलते हैं या वो जब जॉब करने जाएंगे तो देखने में आएगा कि वो पूरी तरीके से एक ऐसा जॉब करने वाले हैं जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मतलब जो जॉब अभी मार्केट में जो चल रहे हैं वो नहीं, जो जॉब अभी है ही नहीं मार्केट में, इस तरह का कोई नया जॉब जो है ये बच्चे 65% जो बच्चे अभी जो प्राइमरी स्कूल में है वो ये काम करने वाले हैं। तो आप इसमें यही बताने की कोशिश हो रही है कि चीजें जो है कितने तेजी से चेंज हो रही है, नए नए जॉब्स कैसे मार्केट में आ रहे हैं, और उसके बारे में ही यहाँ पर डिस्कशन हो रही है। ठीक है, आगे आप देखो, इट इज इंपॉर्टेंट टू एम्बाइब, कि आज ये महत्वपूर्ण है, ये जरूरी है कि हम क्या करें? एम्बाइब करें। एम्बाइब करने का मतलब होता है कि ग्रहण करवाएं। ठीक है, एम्बाइब करने का मतलब ये ग्रहण करना। ठीक है, ग्रहण करना या फिर उस चीज को हम क्या करें? आत्मसात करें, ये इसका मीनिंग निकल कर आ रहा है। ठीक, आत्मसात करें, आत्मसात करना, ग्रहण करना, अपने अंदर उस चीज को बैठाना, उस चीज को बिल्कुल अपने अंदर धसाना, बैठाना एक तरह से, इनटू अ कल्चर ऑफ नॉलेज, कि ये जो है आज की तारीख में जरूरी है कि हम क्या करें? इस चीज को ग्रहण करें। किस चीज को? अ कल्चर ऑफ नॉलेज सीकिंग एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, कि हम एक ऐसा माहौल बनाएं जिसमें हमेशा हम नया नया नॉलेज गेन करें, और उसके साथ साथ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, कि पूरे जीवन भर हम क्या करते रहे? सीखते रहे ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव ईयर्स, की जो हमारे बचपन के जो साल हैं, जो स्कूल जाने के जो साल है, उससे शुरुआत करें और आगे चलकर जो है चीज़ों को सीखते रहें। जो भी चीज़ें हमारे आसपास जो नई नई परिवर्तन हो रहा है उसको सीखते रहें, समझते रहें। ठीक है, नई नई स्किल्स जो हमारे अंदर हैं उसको ग्रहण करते रहें। उस तरह की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक, तो इसमें यही बताने की कोशिश हो रही है कि 65% जो बच्चे आज जो प्राइमरी स्कूल में है, आगे चलकर वो एक ऐसा जॉब करने वाले हैं जो जॉब अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। और इसके लिए क्या सबक दिया है? ये ज़रूरी है कि हम एक इस तरह का कल्चर, एक इन्वायरमेंट हम हमारे अंदर उत्पन्न करें जिसमें हम हमेशा पूरे जीवन सीखते रहें, कभी हमेशा कंटिन्यूस लर्निंग पर जोर दें। ठीक है, ये इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, ये तो था अंडरस्टैंडिंग दोस्तों। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्या पर्टिकुलर एरर इसमें हो सकता है। आप देखो, क्योंकि 65% ऑफ चिल्ड्रन, 65% जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? ध्यान देना, चिल्ड्रन एंटर हो रहे हैं किसमें? देखो, एंटर हो रहे हैं, एंटरिंग प्राइमरी स्कूल टुडे, कि वो किस में एंटर हो रहे हैं? प्राइमरी स्कूल में एंटर हो रहे हैं। ठीक है, प्राइमरी स्कूल में एंटर हो रहे हैं आज। अल्टीमेटली वो क्या करने वाले हैं? वो एंड अप होने वाले हैं टू वर्क। तो दोस्तों एक चीज मैं आपको बताऊं, एंड अप की जो है, एंड अप के बाद आपका टू वर्क नहीं होने वाला है। एंड अप के बाद यहां पर सही वर्ड क्या होगा? एंड अप वर्किंग। ये बिल्कुल आपका यहां पर सही हो जाएगा कि टुडे दे विल एंड अप वर्किंग इन कंप्लीटली न्यू जॉब, कि वो एक नए जॉब करने वाले हैं। दैट डजंट एग्जिस्ट, जो अभी तक यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जो यहाँ पर है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। ठीक, आगे देखते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू, आप आगे देखो, ये जरूरी है। क्या जरूरी है? टू, और टू के बाद इम्बाइब, फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। चलिए, टू एम्बाइब, अब एम्बाइब का मतलब ही होता है आत्मसात करना, अंदर ग्रहण करना, कोई चीज अपने अंदर समाना, अपने अंदर समा लेना, ये इसका मीनिंग आ रहा है। ठीक है, समा लेना। अब दोस्तों ऑलरेडी इसमें ये जो वर्ड है इनटू, इसका मीनिंग आ रहा है, इस प्रीपोजिशन का पहले से ही मीनिंग आ रहा है कि अंदर समा लेना, तो इसके कारण ये इनटू यहां पर नहीं लगने वाला है। मतलब एम्बाइब जो है उसके बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा।
ठीक, एम्बाइब के बाद नो प्रीपोजिशन, क्योंकि एम्बाइब के अंदर ही ये प्रीपोजिशन का मीनिंग निकल कर आ रहा है कि उसके अंदर समा लेना। तो टू एम्बाइब अ कल्चर ऑफ नॉलेज, कि क्या एम्बाइब करें, एक नॉलेज का कल्चर है ना, ऑफ नॉलेज, कल्चर ऑफ नॉलेज सीकिंग, ठीक है, कि नॉलेज गेन करने का, लगातार शिक्षा ग्रहण करने का जो कल्चर है वो, और लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये दो चीजों को जो है हमारे फॉर्मेटिव सालों में हम उसको ग्रहण करते रहें, ये इसका मीनिंग निकल कर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, मतलब एरर आपका सी के अंदर, सी वाला हमारा ऑप्शन और दूसरा हमारा बी ऑप्शन, बी और सी जो है इस क्वेश्चन के राइट आंसर है। ठीक, बी और सी। चलिए, तो ये तो हो गए हमारे आंसर। अब एक बार करेक्ट पूरा पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। देखो, एज 65% ऑफ चिल्ड्रन एंटरिंग प्राइमरी स्कूल टुडे अल्टीमेटली एंड अप वर्किंग इन कंप्लीटली न्यू जॉब्स दैट डज नॉट एग्जिस्ट, it is important to imbibe a culture of knowledge seeking and lifelong learning during the formative years। ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका वापस से एरर करेक्शंस का क्वेश्चन है। ठीक, अब इसमें देखते हैं, क्वेश्चन जरूर बड़ा है दोस्तों, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये सिंगल एरर का क्वेश्चन है। चलिए आप लोग भी मेरे साथ ट्राई करें कि क्या इसमें होने वाला है। आप देखो, साथ में चलो हम पढ़ते हैं कि अ मोटिवेटेड फैकल्टी हैविंग द रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट is the single most critical factor for providing an efficient and productive higher education ecosystem proposed by the management। ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो रहा है दोस्तों। अच्छा, इसमें एक मेरी तरफ से एक एरर है, यहाँ पर अ नहीं एज लिखा है। ठीक, तो ये आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन का एरर हो गया। ठीक, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। चलिए, तो एक बार फिर से आप इसको पढ़ें और इसको सॉल्व हम करते हैं। ठीक, देखो क्या लिखा है, एज अ मोटिवेटेड फैकल्टी, एक बहुत ही ज्यादा उत्साहित फैकल्टी, एक यहाँ पर मोटिवेटेड का मतलब होता है एकदम एनर्जी से भरपूर। ठीक है, हाईली एक्टिव या आप बोल सकते हो उत्साहित एक फैकल्टी, हैविंग अ रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस, जिसके पास की जो रिक्वायर्ड अनुभव की जिसकी आवश्यकता होती है वो उसके पास है, एंड एक्सपर्ट। अब देखो यहाँ पर उसके बाद एंड क्या है, एक्सपर्ट है। अब एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है भाई, एक्सपर्ट जो किसी एक सब्जेक्ट में दक्ष हो उसको एक्सपर्ट कहा जाता है। तो ये यहाँ पर कुछ ना कुछ एरर रॉन्ग है। चलिए देखेंगे हम लोग। तो देखो, एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट इज द सिंगल मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर, कि ये जो दो चीजें हैं कौन कौन सी, एक तो ये और दूसरा ये सिंगल मोस्ट एक बहुत क्रिटिकल फैक्टर है, बहुत यूनिक या इंपॉर्टेंट फैक्टर है। किसके लिए, फॉर प्रोवाइडिंग एन एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव हायर एजुकेशन इकोसिस्टम, कि ये दो जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। किस चीज के लिए, हायर इफेक्टिव और प्रोडक्टिव हायर इकोसिस्टम प्रोवाइड करने के लिए, और जो कि प्रपोज किया गया किसके द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा। तो ये इसमें इसका मीनिंग निकल कर आ रहा है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं एरर क्या होना चाहिए। यहां पर आप देखो, अ मोटिवेटेड फैकल्टी। दोस्तों, मोटिवेटेड जो है ये वर्ड आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, ये आर्टिकल और आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव, और यहां पर फैकल्टी जो है ये आपका नाउन है। और किस तरह का नाउन है, क्योंकि एक फैकल्टी की यहां पर बात हो रही है, मतलब ये आपका सिंगुलर नाउन है। ठीक है ना, सिंगुलर नाउन है, और फैकल्टी ही हमारा यहां पर सब्जेक्ट है, क्योंकि हम इस विषय की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, हैविंग आईएनजी लगा है। बहुत सारे बच्चे बोलोगे हैव द होना चाहिए सर। देखो, हैविंग का मतलब है होते हुए। ठीक है, ये रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस होते हुए, जब इस तरह का सेंस हमारा यहां पर आ रहा है, मतलब आईएनजी हमारा बिल्कुल यहां पर बराबर है, इसमें कोई एरर
नहीं है, ठीक है। तो होते हुए क्या होते हुए, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस, जो अनुभव की आवश्यक अनुभव है वो, और उसके साथ साथ क्या, एक्सपर्ट। अब दोस्तों देखो एरर क्या है, मैं आपको बताता हूं। यहां पर लिखा है हमारा एक्सपीरियंस, जो कि हमारा नाउन है, ठीक है, लेकिन बताओ जरा कौन सा नाउन है भाई? एक्सपीरियंस हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और मैंने आप लोगों को बताया था कि एंड जब भी हम लगाते हैं सेम सेंस के वर्ड हम लोग उसमें यूज करते हैं। इसका मतलब यहां पर भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होना चाहिए, ठीक है, कोई कॉमन नाउन नहीं होना चाहिए। ये जो आपका एक्सपर्ट है ये क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। तो यहां पर एक्सपर्ट हमारा रॉन्ग हो जाएगा और इसके बदले हम लोग TISE, एक्सपर्टाइज, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। एक्सपर्टाइज का मतलब यही होता है अनुभव, है ना, एकदम एक्सपर्टाइज होना। इसका मतलब किसी कार्य में दक्षता, है ना। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो जाएगा? अनुभव एक्सपीरियंस का है और इसका हो जाएगा दक्षता, बिल्कुल दक्षता हासिल होना। तो यहां पर एक्सपर्टाइज हमारा सही है, इसका मतलब बी वाला जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आगे देख लेते हैं, तो क्या क्या होना चाहिए उसके अंदर, क्या क्या है, एक्सपीरियंस है और एक्सपर्टाइज है। और ये दो जो चीजें हैं, इस, अब देखो बताओ इस क्यों आया? इज इसलिए आया क्योंकि ये इज किसके लिए है? इस सब्जेक्ट के लिए है। ये आपका नाउन और ये आपका जो है वर्ब, और सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट होना चाहिए। आप देखें सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन और यहां पर सिंगुलर वर्ब, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्लियर हुआ दोस्तों? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यहां पर बिल्कुल हमारा सही है, इज आ गया। आगे देखते हैं, इज द सिंगल मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंगल मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर, ये आपका एडवर्ब, ये आपका एडजेक्टिव और ये वापस से आपका नाउन। किस चीज के लिए? फॉर प्रोवाइडिंग एन एफिशिएंट, कि क्या करने के लिए? करने के लिए, तो उसके लिए ING लगा, कोई इशू नहीं। एन एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव, देखो क्या चीज करने के लिए? एफिशिएंट, जो कि वापस आपका एडजेक्टिव है, प्रोडक्टिव वापस आपका एडजेक्टिव है। किसके लिए है ये दोनों शब्द? हायर एजुकेशन इकोसिस्टम के लिए, वापस आपका ये नाउन है। और यहां पर एज प्रपोज्ड बाय द मैनेजमेंट, जैसा कि मैनेजमेंट के द्वारा प्रपोज्ड किया गया। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वैसे आप लोगों को कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारा सिंगल एरर का क्वेश्चन है और एरर हमारा कौन से ऑप्शन में है दोस्तों? बी वाला, बी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर हुआ सबको? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं और नेक्स्ट वाला 31 वाला हमारा जो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें। देखो इस क्वेश्चन में आप देखें कि शुरुआत जो है किससे हो रही है? वाइल से हो रही है। तो वाइल का थोड़ा सा मीनिंग हम समझ लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो ये जो वर्ड है वाइल, अब वाइल का अगर हिंदी में बताऊं तो इसका मतलब होता है कि दौरान, ठीक है, किसी कार्य को करने के दौरान। एक तो इसके बारे में हमको ये समझना है और दूसरा दोस्तों एक जो इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि वाइल में क्या होता है कि टू एक्शंस टेक प्लेस एट द सेम टाइम, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है कि दो एक्शंस जो है वो एक ही समय पर होती है। जैसे यहां पर आप देखो कि क्या बोला जा रहा है। अच्छा दूसरी बात एक और इसमें समझना है कि ये आपका वाइल है, उसके बाद एक सेंटेंस चलने वाला है और फिर आपका एक नया सेंटेंस आकर कॉमा लगकर जो है एक दूसरा सेंटेंस चलने वाला है। तो हम थोड़ा सा इसका जो पैटर्न है वो भी समझेंगे। उसके पहले जो है पूरा का पूरा एक बार सेंटेंस हम लोग पढ़ लेते हैं, हमारा एरर का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो while convoys of security personnel were allowed to ply on the highway, civilian traffic was restricted to ensure that the damaged highway can be repaired and
facilitated the passage of security convoy। ठीक, एक बार और पढ़ते हैं कि while convoys of security personnel were allowed to ply on the highway। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि while, उसके बाद आपका एक सेंटेंस, ठीक, सेंटेंस 1 और उसके बाद सेंटेंस 2, ऐसा इस तरह से चलने वाला है। तो देखो यहां से लेकर यहां तक आपका एक सेंटेंस है। क्या बोला जा रहा है इसके अंदर कि while convoys of security personnel, देखो कॉन्वॉय का मतलब होता है उनकी जो टुकड़ी जो एक साथ वो जाते हैं पूरे लाव लश्कर के साथ, सारे हथियारों के साथ, या बहुत सारी गाड़ियां जो एक साथ उनकी जाती हैं, किसकी, सिक्योरिटी पर्सनल। अब सिक्योरिटी के जो जवान हैं, देखो पर्सनल वर्ड ये हम लोग किसी ऑफिशियल रैंक या किसी पोस्ट के ऊपर जो लोग होते हैं उनके लिए हम लोग पर्सनल यूज करते हैं। ठीक, तो आप देखो कि इनका जो कॉन्वॉय है किसका, सिक्योरिटी पर्सनल का, वो कहां जा रहा था, वर अलाउड टू प्लाई ऑन द हाईवे। प्लाई का मतलब होता है टू मूव। उनको क्या किया गया, जब सिक्योरिटी पर्सनल को हाईवे के ऊपर मूव करने के लिए अलाउ किया गया, उस दौरान ध्यान देना, जब ऐसा कार्य किया गया उस दौरान सिविलियन ट्रैफिक वॉज रेस्ट्रिक्टेड, कि जो सिविलियंस का, जो आम लोगों का जो ट्रैफिक था उसको रोक दिया गया। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया, टू इंश्योर दैट द डैमेज्ड हाईवे कैन बी रिपेयर्ड। इस बात को इंश्योर किया जाए कि ये जो हाईवे में जो डैमेज हुआ है या जो डैमेज्ड हाईवे है उसको क्या कर लिया जाए, उसको रिपेयर कर लिया जाए। एंड फैसिलिटेटेड द पैसेज ऑफ सिक्योरिटी कॉन्वॉय। तो दो कारण थे उसके। देखो जब सिक्योरिटी कॉन्वॉय निकल रहा था तो जाहिर सी बात है ऐसा होता है, कई बार किसी मिनिस्टर का, किसी बड़े पॉलिटिशियन का कॉन्वॉय जब जाता है तो आम जो नॉर्मल जो सिविलियंस का जो मूवमेंट है वो रोक लिया जाता है। तो यहाँ पर भी वैसा ही है, जब वो कॉन्वॉय जा रहा है तो उसका जो सिविलियंस का जो आवागमन है उसको रोक लिया गया। और कारण इसमें क्या बताया गया, दो कारण इसके अंदर बताए गए। एक कारण तो ये कि भाई ये जो हाईवे है उसमें कुछ डैमेज था तो उसको रिपेयर कर लिया जाए, और साथ में जो सिक्योरिटी कॉन्वॉयज है उनको भी स्मूथली वहां से निकलने दिया जाए। तो ये दो कारण है। ठीक दोस्तों, क्लियर हुआ क्वेश्चन हमारा क्या है। अब चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने शुरुआत में ही व्हाइल का आप लोगों को बताया था कि दो एक्शंस जो हैं एक के बाद या एक ही समय पर दो एक्शन होती है। देखो एक तो क्या हो रहा है कि सिक्योरिटी पर्सन का जो कॉन्वॉय है उसको जाने दिया जा रहा है, वहां से मूव करने दिया जा रहा है हाईवे। उसी दौरान, ठीक है, उसी दौरान क्या हो रहा है कि सिविलियंस को नहीं जाने दिया गया। मतलब एक तो आपके सिक्योरिटी पर्सनल्स मूव कर रहे हैं और उस दौरान सिविलियन वहां पर खड़े हैं कहीं पर साइड में, या उनको जो है रोका गया। तो ये दो एक्शंस जो है एक साथ हो रहा है। ठीक, और देखो यहां से लेकर यहां तक आपका एक सेंटेंस 1 हो गया, और यहां सिविलियन से लेकर जो है पूरा आपका लास्ट तक सेंटेंस 2 हो गया। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप पूरा एक एक करके इसको समझते हैं, एरर इसमें ढूंढते हैं। ठीक, तो देखो व्हाइल कॉन्वॉयज ऑफ, तो कॉन्वॉयज ये आपका एक नहीं बहुत सारे कॉन्वॉय, मतलब बहुत सारी गाड़ियां वहां से जा रही है, मतलब ये आपका प्लूरल नाउन है। ठीक है ना, तो एक तो हमारा जो नाउन है या इसको सब्जेक्ट हम बना लेते हैं, ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। तो क्या बोला जा रहा है कि ये जो कॉन्वॉयज है सिक्योरिटी पर्सनल का, वर अलाउड, देखो वर आया तो एक चीज तो समझ में आया क्या कि ये हमारा पास्ट टेंस का सेंटेंस है। किसका है दोस्तों, पास्ट टेंस का सेंटेंस है। और पास्ट टेंस में भी देखो वर्ब के बाद सीधा आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब पैसिव का फॉर्म है। पैसिव वॉइस में आपका ये पर्टिकुलर सेंटेंस है। अगर मैं सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट की बात करूं तो देखो प्लूरल नाउन ये आपका प्लूरल वर्ब है। अगर वॉज होता तो रॉन्ग हो जाता, मतलब यहां तक कोई भी हमको एरर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, यहां तक बिल्कुल हमारा क्लियर है। तो देखो कॉन्वॉयज हो गया किसका, सिक्योरिटी पर्सनल का, वर अलाउड बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों ए वाला जो है इसके अंदर कोई एरर नहीं, बिल्कुल इसी तरीके से हमको करना है, एक एक वर्ड टू वर्ड एक एक हमारा जो ऑप्शन है वो देखकर हमको करते हुए जाना है। तो देखो प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब बिल्कुल सही, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बिल्कुल यहां पर करेक्ट जा रहा है।
ठीक है, वर अलाउड, उनको अलाउड किया। अब देखो अलाउड के बाद क्या है, टू प्लाई, तो टू के बाद जाहिर सी बात है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसके ऊपर, ऑन द हाईवे, कि हाईवे के ऊपर मूव करने के लिए। अच्छा अब कॉमा, देखो दोस्तों मैंने बताया था पहले भी, कॉमा आता है मतलब एक नया सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, एक तरह से एक नए सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, तो एक नया आपको नाउन होने वाला है। तो देखो नाउन क्या है, सिविलियन ट्रैफिक, ये आपका नाउन है, ठीक, और ट्रैफिक कैसा नाउन है दोस्तों, सिंगुलर नाउन है, ठीक है, एक वचन है, जाहिर सी बात है वर्ब कैसा होने वाला है, वर्ब भी सिंगुलर होने वाला है। तो आप देखो सिविलियन ट्रैफिक जो है उसको क्या किया गया, रेस्ट्रिक्टेड, बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि पैसिव वॉइस में चल रहा है, वॉज वर जो है, देखो पैसिव वॉइस का फंडा क्या है, पैसिव वॉइस की पहचान करना है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब होगा और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड वाला फॉर्म होगा और 100% कोई प्रीपोजिशन होगा। बस ये तीन स्ट्रक्चर आपको जहां दिखाई दे समझ जाओ कि आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। क्या बताया मैंने, एक तो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा और हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर या फिर वॉज वर, इज एम आर या फिर वॉज वर, ये आपके हेल्पिंग वर्ब्स होंगे और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा और प्रीपोजिशन होगा ही होगा। तो आप समझ जाओ कि पैसिव वॉइस में है। तो देखो वर्ब आपका हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और टू आपका प्रीपोजिशन। उसी तरीके से यहां पर आप देखो कि आपका हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और टू आपका प्रीपोजिशन, तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि ये भी पैसिव में चल रहा है, चलिए ये भी पैसिव में चल रहा है, कोई इशू नहीं। तो देखो सिविलियन ट्रैफिक वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू, टू के बाद जाहिर सी बात है अगर वर्ब आना है तो फर्स्ट फॉर्म आना है, तो टू इंश्योर, बिल्कुल ठीक है। टू इंश्योर, किस चीज को इंश्योर करना, दैट, अब देखो दैट आया, देखो कुछ छोटी छोटी चीजें याद रखो, जैसे कॉमा आया या दैट आया, कोई रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, तो कॉमा आता है या दैट आता है, उसके बाद नाउन आना है, ये याद रखो, एक नया सेंटेंस शुरू होना है, ये याद रखो, ठीक है। तो दैट द डैमेज्ड हाईवे, किसकी बात हो रही है, द डैमेज्ड हाईवे की बात हो रही है। वापस आपका ये हाईवे क्या है दोस्तों, सिंगुलर नाउन है। कैन बी रिपेयर्ड, अब बिल्कुल आपको लग रहा है कि सही होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर बी आया, ठीक, कैन आया, उसके बाद बी आया, अब बी आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब इसके बाद है ना, कैन बी रिपेयर्ड पैसिव वॉइस में चल रहा है, लेकिन एक चीज मैंने, आप भूल रहे हो, एक चीज क्या भूल रहे हो दोस्तों, कि ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस के साथ साथ पास्ट टेंस का सेंटेंस है। किसका है, पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो ये आपका जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये इसका पास्ट फॉर्म हम लोग लगाने वाले हैं, कैन के बदले कुड, बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। मतलब एक एरर आपका निकल कर आया सी वाले के अंदर, ठीक है ना। क्या एरर निकल कर आया, कैन के बदले कुड होने वाला है, क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा जो है पास्ट टेंस का है और यूनिफॉर्मिटी ऑफ टेंस, ये एक नया शब्द है भारी भारी, यूनिफॉर्मिटी ऑफ टेंस। अब इसको बस आप ऐसे याद रखो कि भाई जब हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस में चल रहा है और उसमें कुछ एंड या इस तरह से कुछ आगे आगे उसके आगे कुछ हम कंटिन्यूटी में बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आगे भी आपका वर्ब पास्ट में ही होने वाला है ना, बस इतना याद रखना है। तो ये यहां पर जो है कैन नहीं होने वाला है, उसके बदले कुड आ जाएगा। तो कुड बी रिपेयर्ड एंड, और आगे चलते हैं, एंड यहां पर देखो फैसिलिटेटेड, एंड फैसिलिटेटेड द पैसेज ऑफ सिक्योरिटी कॉन्वॉइस। तो अब आप लोग बोलोगे कि सर एंड फैसिलिटेटेड द पैसेज ऑफ सिक्योरिटी कॉन्वॉय, और क्या करने वाला है, फैसिलिटेट करने वाला है सिक्योरिटी जो कॉन्वॉय है उसके पैसेज को, बिल्कुल फैसिलिटेट करने वाला है, उसको आसान करने वाला है। दोस्तों यहां मैं आपको एक चीज बताऊं कि यहां पर बहुत मजेदार एरर है, ठीक है। यहां पर सबसे पहले तो फैसिलिटेट नहीं होने वाला है, यहां पर आपका हो जाएगा फैसिलिटेट, बिल्कुल आपका यहां पर सही हो जाएगा। अब ऐसा क्यों, मैं बताता हूं। आप देखो यहां पर
हमने बोला था टू और उसके बाद इंश्योर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोला था, और उसके बाद आप देखो रिलेटिव प्रोनाउन है दैट। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन का जो सेंटेंस होता है दोस्तों, ये एक तरह से अलग सा सेंटेंस होता है, चिपकाया जाता है, आप एक तरह से ये समझो। तो यहां से लेकर यहां तक आपका ये रिलेटिव प्रोनाउन का आपका रिलेटिव क्लॉज है, मतलब इसको आप हटाकर पढ़ो। जब आप इसको हटाकर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगना है। क्यों? क्योंकि देखो टू इंश्योर एंड फैसिलिटेट द पैसेज ऑफ सिक्योरिटी कॉन्वॉयज, बिल्कुल हमारा इस तरीके से आंसर निकल कर आएगा। इसका मतलब डी वाला भी हमारा एरर है और सी और डी ये हमारा आंसर है दोस्तों। एक बार फिर से थोड़ा सा समझते हैं। आप देखो व्हाइल कॉन्वॉयज ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल वर अलाउड, है ना, पास्ट टेंस में चल रहा है, किस चीज के लिए? टू प्लाई ऑन द हाईवे, हाईवे के ऊपर मूव करने के लिए। उस दौरान क्या हुआ कि सिविलियन ट्रैफिक वाज रेस्ट्रिक्टेड, उसको सिविलियन का जो ट्रैफिक है उसको रोक दिया गया। क्यों? ध्यान देना, टू इंश्योर एंड फैसिलिटेट द पैसेज ऑफ सिक्योरिटी कॉन्वॉय, कि उसको इंश्योर करने के लिए और फैसिलिटेट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करने के लिए किसको? सिक्योरिटी कॉन्वॉयज के पैसेज को। और ये जो लिखा है टू इंश्योर दैट द डैमेज हाईवे कैन बी रिपेयर, ये एक्स्ट्रा चीजें हैं कि जो डैमेज हाईवे है कुड बी रिपेयर, कैन नहीं, क्या आने वाला है? कुड बी रिपेयर, क्योंकि यहां पर पास्ट फॉर्म आने वाला है। तो बहुत मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों, ये बिल्कुल आपका टिपिकल मेंस लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल इस स्टैंडर्ड के, इस टफ लेवल के जो क्वेश्चंस हैं आपके मेंस आईबीपीएस में बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल तैयार रहें आप लोग, मीनिंगफुली, ट्रिकफुली, और आपके जो है वोकैब, ये तीनों चीजों का नॉलेज आपको होना चाहिए। बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को वापस देखें आप लोग, क्वेश्चन को पूरा अच्छे से समझने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।